नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ये आपके आने वाले टाइम के लिए, यानी बोले तो अगर आप अपना मैथ्स मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हैं 11th-12 में, या फिर अभी अगर बोर्ड की बात कर ले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आता है बनाने में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वही चीज़ों का इस्तेमाल है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। आप पहले से जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कुछ वीडियोस में अलग अलग पार्ट्स में आएंगे आपके पास, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? सबसे पहले अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स सच दैट नो 3 ऑफ देम आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल का ये परिभाषा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। आप लोग ये यहाँ पे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, पहले से भी जानते हो 4 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ पे है, सच दैट नो 3 ऑफ देम, 1 2 3, कोई भी 3 जो होगा वो एक दूसरे का पैरेलल नहीं होगा, तभी वो क्वाड्रिलेटरल होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलना चाहे तो आप जानते हो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोई 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है और चौथा पॉइंट ऐसे है, तो इन सबको मिलाने से जो बनेगा ये कभी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। लेकिन वहीं कहीं कोई 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है और एक और पॉइंट्स को अगर साथ में मिला दिया जाए तब जो बनेगा वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। देख लो, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स है। हाँ, तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल, ABCD। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ये 3 लाइन सेगमेंट्स आए, ये कहलाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल आपने पढ़ चुका है, ये नहीं तो फिर मैं आपको ट्रायंगल भी पढ़ाऊंगा। और ये है क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जो जानना है, जैसे जब एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, बोले तो 4 साइड्स हैं, AB BC CD और AD। 4 साइड्स हो गए, तो साइड्स टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। वर्टिसेस पता है आपको, जहां पे 2 3 4 कितने भी जो साइड्स आते हैं, जो आर्म्स आते हैं, जहां पे मीट करते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्टिसेस कहलाता है। बोले तो कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ये वर्टिसेस होते हैं। एक कॉर्नर वर्टेक्स होता है और वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस तो टोटल कितने वर्टिसेस हो गए? 4 वर्टिसेस हो गए। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड मालूम है आपको? एडजेसेंट साइड्स कहते हैं जिनका एक जो कॉर्नर हो ये कॉमन हो। जैसे ये 2 साइड AB एंड AD जो 2 साइड है ये एडजेसेंट साइड है, एक दूसरे से सटा हुआ साइड है, क्योंकि इनका जो एक वर्टेक्स है A, इसका भी और इसका भी, मतलब दोनों का मीटिंग पॉइंट A है। लेकिन वही अगर आप देखो AB और CD में, तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। AB और CD में कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट साइड नहीं होंगे। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन हो गया? अगर हम लिखना चाहे एडजेसेंट साइड के बारे में, एडजेसेंट साइड्स, तो यहां पे एक एडजेसेंट साइड, मैं इसे इरेज कर देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। एक एडजेसेंट साइड है AB एंड AD, वहीं AB एंड BC ये भी एडजेसेंट साइड है। सेकंड AD एंड DC ये भी एडजेसेंट साइड है। और साथ ही साथ DC एंड CB ये भी एडजेसेंट साइड है। तो ये सारे एडजेसेंट साइड्स होते हैं। आपको मालूम चल गया होगा एडजेसेंट साइड क्या होता है। उसके बाद आता है ऑपोजिट साइड्स। ये सब कुछ टर्म्स हैं जो जल्दी से जान लेना है, कुछ खास नहीं है, ये वही है जो आप पहले से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो जो नहीं जानते उनके लिए है ये, आप शुरुआत की चीजें स्किप भी कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। अपोजिट साइड क्या होता है? जो एडजेसेंट ना हो वो अपोजिट होता है। जैसे AB और CD एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों अपोजिट है। AD और BC एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों क्या है?
ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट साइड्स कौन कौन हो गए? ए बी एंड सी डी, ए डी एंड बी सी, ये हो गए आपके ऑपोजिट साइड्स। तो आपको मालूम चल गया एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं। इसके बाद आता है साइड की जगह पे एंगल, एडजेसेंट एंगल। बस साइड की जगह पे क्या कर देना है? एंगल कर देना है। अपोजिट साइड्स की जगह पे क्या कर देना होगा? एंगल कर देना होगा। ठीक है, तो जानते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दोनों एंगल के लिए एक आर्म जो है वो कॉमन है। एंगल क्या होता है बॉस? एंगल ये है जिसके दो आर्म्स होते हैं, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। दो आर्म्स होते हैं एक एंगल के। इस एंगल के भी दो आर्म्स है, एक ये और एक ये। इस एंगल के भी दो आर्म्स है, एक ये और एक ये। तो इस एंगल का जो एक आर्म है एडी और इस एंगल का भी जो एक आर्म है एडी, दोनों का कॉमन है। एक आर्म अगर दोनों एंगल का कॉमन हो तो वो एंगल्स जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल हो गए। अच्छा, उसके बाद है ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल जिसमें कोई आर्म्स कॉमन ना हो वो ऑपोजिट एंगल होते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल में इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो इनका जो आर्म है और इनका जो आर्म है दोनों अलग अलग है, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये कुछ शुरुआत के टर्म्स हैं जो क्वाड्रिलेटरल में जानना होता है, कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल से कुछ और रिलेटेड बातें। सबसे पहले ये जानेंगे कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो ये 4 एंगल्स हैं, टोटल कितने एंगल है? 4। इन 4 एंगल्स का सम कितना होता है? आप जानते हो कि जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और इन 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। उसी तरह से जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल होगा उनका सम कितना होगा ये हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आप इसे नोट कर लें। तो शुरू करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? जैसे हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अपना एक क्वाड्रिलेटरल है सिंपल सा, स्ट्रेट है, आपको मानना है कि स्ट्रेट है। इसमें जो एंगल है 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे ना, ये जो AC है इस AC को मिला देंगे। जब हम इस AC को मिलाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में बट गया। क्वाड्रिलेटरल कितने ट्रायंगल में बट गया? 2। इनके पास जो ये एंगल्स बन रहे हैं ना इनका नाम अलग अलग लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे एंगल का नाम हमने नोट कर लिया। अब बताते हैं क्या होता है। अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल की बात की जाए तो हमारे पास एंगल्स होंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। देखो 1 और 6 को मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, इसलिए मैंने 1 और 6 को लिखा है यहाँ पे। 1 और 6। 3 और 4 को मिलाएंगे तो एंगल C बन जाएगा। 3 और 4 को मिलाएंगे तो एंगल C बन जाएगा। मतलब ओवरऑल हमें ये निकाल कर बताना है भाई, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में जो 3 एंगल बन रहे हैं 1, 2 और 3, ये 3 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। जो सेकंड ट्रायंगल बन रहा है वो है ABC, ट्रायंगल ABC। ये जो ट्रायंगल है इसमें क्या है? एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, ये भी 180 के बराबर होना चाहिए। 6 प्लस 5 प्लस 4 180 के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है। और ये हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया इसे। जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे,
इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इधर हो गया एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 प्लस 180। क्यों हुआ? LHS और LHS ऐड हो गया, RHS और RHS ऐड हो गया। एडिशन का प्रॉपर्टी यही होता है जब आप दो इक्वेशन को ऐड करते हो। तो जब आप एंगल 1 और एंगल 6 को देखते हो, एंगल 1 और 6 को देखते हो तो आपको एंगल क्या दिखता है? एंगल A दिखता है। जब आप 2 को देखते हो तो एंगल D दिखता है। जब आप 3 और 4 को देखते हो, 3 और 4, यहां पे 3 एंड 4, तो आपको एंगल C दिखता है, एंगल C। और उसके बाद जब आप एंगल 5 को देखते हो तो आपको एंगल B दिखता है, यही है एंगल B। A, B, C एंड D इतना इक्वल 180 प्लस 180 कितना होता है? 360। यही मैं प्रूफ करना था। बोले तो अगर किसी एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को आप जोड़ते हो तो उसके बाद कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं उनको जोड़ते हो तो कितना आता है? 180 आता है। उसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल में जब आप उनके चारों एंगल को ऐड करते हो तो कितना आता है? 360। यही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें कुछ एग्जांपल भी कर ले, 2 3 1 2 जो भी कम से कम सीखने पर 2 एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, आप इसे नोट कर लो। तो हमारा पहला एग्जांपल है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD the angles A, B, C and D are in the ratio 2:4:5:1. Find the measure of each angle. बनाइए, कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। हमने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया A, B, C एंड D। इनका जो एंगल है वो है 2, 4, 5 और 1 के रेशियो में। 2, 4, 5 एंड 1 का रेशियो, ये रेशियो है। एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D कितना है? 2:4:5:1। तो बताना है कि जो एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के उन सब का क्या क्या वैल्यू है। तो देखते हैं। हम लोग जानते हैं एंगल A प्लस, ये सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितने के बराबर होना चाहिए? 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए ना 360 डिग्री के बराबर। और आप सभी जानते हो कि जब ऐसे रेशियो के सवाल आते हैं तो हम उसके रेशियो के बीच में x मान लेते हैं कि ये x होगा, उनका वैल्यू x होगा। तो आप जब a को लिखोगे तो लिखोगे 2x, b को लिखोगे तो लिखोगे 4x, c को लिखोगे तो लिखोगे 5x और d को लिखोगे तो लिखोगे 1x। देखो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं गया, लेट दर x इन द रेशियो वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बहुत पहले का सवाल है, बहुत पहले से आप करते आ रहे हो। जब आप 6 क्लास में थे, 7 क्लास में थे, याद करो, तो आज आप 9 क्लास में हो, तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। अब बाकी आपको पता है कि आपको कैसे लिखना होता है, तो हम बस आइडिया देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। और जब ऐसे सवाल आएंगे तो वहाँ पे डिटेल में भी जाएंगे, जो पहली बार होगा उसमें डिटेल में भी जाएंगे। ओके, तो 2x, 4x, 5x, 1x कितने के बराबर होना चाहिए? 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आप ऐड करो, 4 2 6 5 11 1 12x बराबर आया 360 डिग्री। तो x बराबर आ गया 360 डिवाइडेड बाय 12, कट गया 30 बार में, यानी x का वैल्यू आया 30। आप इस x का वैल्यू पुट कर सकते हो ऊपर में जो जो वैल्यू दिया हुआ है। जैसे एंगल A कितना है? एंगल A है 2x, तो आप पुट करो 2 × 30 आ गया 60 डिग्री। एंगल B दिया हुआ है 4x, आप पुट करो 4 × 30 तो आ गया 120 डिग्री। एंगल C दिया हुआ है 5x, आप पुट करो 5 × 30 5, यह आ गया 150 डिग्री। एंगल D जो दिया हुआ है वह है 1x, पुट करो 1 × 30 तो ये आ गया 30 डिग्री। तो आपके पास जो 4 एंगल निकालने थे
ए बी सी एंड डी ये निकल चुका है। एक 60 है, 120 है, 150 है, 30 है। आप चारों को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू 360 आ जाना चाहिए। अगर आपका वैल्यू 360 नहीं आया तो आप समझ सकते हो कि आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है। ये एक चेक करने का तरीका है आपके सॉल्यूशन को। ओके, तो ये हमारा पहला एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, हमारा सेकंड एग्जांपल है, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AO and BO are the bisectors of angle A and angle B respectively. Prove that angle AOB equal half angle C plus D. हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, जिसमें AO और जो BO है वो A और B का बाइसेक्टर है। एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर है, यानी ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, हमने नाम लिख दिया 1 and 2, 3 and 4। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल AOB है, ये जो एंगल AOB है, ये एंगल बराबर है हाफ एंगल C प्लस D। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, बड़ा ही आसान प्रूफ है इसका। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन लिख लो आप, यहां पे सॉल्यूशन शुरू होता है। इन ट्रायंगल AOB, AOB में क्या स्थिति है भाई, देखते हैं। एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितने के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। एंगल AOB इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 1 प्लस 3, ये होगा, बिल्कुल होगा। 1 प्लस 3 को हमने एक साथ इधर मिलकर चलाया तो इनके पहले आ गया माइनस साइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा ही क्यों किए ये जानना जरूरी है, और रटना नहीं है बल्कि समझना है कि हम ऐसा ही क्यों किए। कारण है क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में दिख रहा है AOB हमें रखना पड़ेगा, AOB को एक तरफ, ऊपर से हमें दिख रहा है हाफ वाले टर्म में भी कुछ दिख रहा है, तो इसके लिए भी हमें कुछ काम करने होंगे। हाँ, तो हमने AOB को ही क्यों लिया ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सवाल में भी वही दिया हुआ है, AOB से ही प्रूफ करना है हमें, इसलिए हमने AOB को लिया। चलो, ज्यादा इसमें नहीं सोचना, बस AOB को लिया हमने, बस इस वजह से। AOB से ही आगे चलेंगे। एंगल AOB इक्वल 180 माइनस एंगल 1 और एंगल 3 को कितना लिख सकते हैं, एंगल 1 को लिख सकते हैं हाफ एंगल A और एंगल 3 को लिख सकते हैं हाफ एंगल B, लिख सकते हैं ना। एंगल 1 जो है वो A का हाफ है, आधा है। एंगल 3 जो है वो B का, पूरे B एंगल का हाफ है ना। चलो, तो हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एंगल AOB इक्वल 180 माइनस हाफ, कॉमन ले लो सभी में से तो बच जाएगा, हाफ को बाहर निकाल लेते कॉमन लेकर, एंगल A प्लस एंगल B। हमारे पास क्या आ गया, AOB इक्वल 180 माइनस हाफ इंटू एंगल A प्लस एंगल B। चलो, इसके बाद का सोल्यूशन हम इधर कर लेते हैं। एंगल AOB इक्वल 180 माइनस हाफ, एंगल A और एंगल B को कितना लिख सकते हैं, देखो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D कितने के बराबर है। अगर सबको बोल दिया जाए A प्लस B प्लस C प्लस D तो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो सिर्फ A और B कितने के बराबर होगा, तो वो बराबर होगा 360 माइनस C प्लस D होगा ना। तो हम बस A प्लस B के जगह पे 360 माइनस एंगल C प्लस एंगल D लिखना चाहते हैं, तो लिख दिए, बिल्कुल लिख सकते हैं आसानी से। एंगल AOB इक्वल 180 माइनस, ये कट जाएगा 180 बार में, 180 माइनस, और इसके साथ आ जाएगा ये हाफ फिर से, क्योंकि ये हाफ इसके साथ भी था और हाफ इसके साथ भी था, तो आ जाएगा हाफ एंगल C प्लस एंगल D। आज ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, मुझे लग रहा है कि आपके साथ कंफ्यूजन हो सकता है, हो रहा है क्या, नहीं होना चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, ये माइनस, ये माइनस जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 360 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू C प्लस D, ऐसा होता दो बार में। हमने क्या किया, डायरेक्टली इसको कर दिया,
कोई दिक्कत है? नहीं है। तो 180 और 180 को आप कट कर सकते हो, 0 आ जाएगा। तो एंगल AOB जो है वो बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एंगल C प्लस एंगल D। देखो हमने बस जगह बचाने के लिए ऐसा किया है, ये जो 180 से इसको काटा है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दो बार होते हैं ना ये। हाँ, तो ये ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपका ये कैलकुलेशन हो जाना चाहिए सही से। ओके, तो हम समझते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान प्रूफ था, ये प्रूफ हो चुका है हमारा। बस कुछ नहीं किए, AOB से चलना शुरू किए, लास्ट AOB ही रहता रह गया, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसी को अलग अलग टर्म में लिखना था। ओके, फिनिश। तो चलिए कुछ और आगे बातें करते हैं क्वाड्रिलेटरल में। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आप समझ चुके हैं और आगे आप बनाएंगे तो जरूर बनेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है, ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। लेकिन अब जो आने वाले हैं हम अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल अलग अलग तरह के कौन कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे एक एक करके सारे क्वाड्रिलेटरल को और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद के अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक एक करके सारे क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, आप इसे नोट कर लो। हाँ तो भाई लोग, अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का अलग अलग टाइप कौन कौन से होते हैं, इन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले बस देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आप लोग जानते हैं ट्रेपीजियम के बारे में। चलो, ट्रेपीजियम जो होता है कुछ ऐसा होता है फिगर उसका, आप फिगर देखकर ही समझ जाना कि क्या हो सकता है, ट्रेपीजियम के बारे में क्या लिखा जा सकता है। ABCD। एक ट्रेपीजियम में जो कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। बाकी क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, जैसे बोल दो यहाँ पे AB और CD जो है वो पैरेलल है। ओके, तो एक ऑपोजिट साइड है, AB और CD क्या है, अपोजिट साइड है, पेयर ऑपोजिट, एक ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी AB पैरेलल CD हो गया, काम खत्म। एक ट्रेपीजियम के लिए इतना ही काम होता है। तो ट्रेपीजियम क्या होगा, जिसका कोई एक अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा। देखो ये जो नॉन पैरेलल साइड है AD एंड CB, ये इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि इक्वल होगा ही होगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। और ऐसे भी ट्रेपीजियम के बारे में आप पहले से जानते आ रहे हैं, पहले भी पढ़ना था, आज भी जानना है। अगर इस ट्रेपीजियम की हाइट के बारे में बात की जाए तो हाइट आप यहां से लोगे ऐसे, ये हाइट होगा, ये हाइट नहीं हो सकता, ठीक है, ये हाइट नहीं है। हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर जो होते हैं वही हाइट कहलाते हैं। तो ये हाइट आप ले सकते हो ट्रेपीजियम के बारे में। ओके, अच्छा, अगर ये AD और CB बराबर नहीं हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर AD और CB इक्वल हो जाए तब हम उस ट्रेपीजियम को क्या कहेंगे, तो उसका एक अलग से नाम दे दिया गया, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। जैसे एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या हो, बराबर हो। तो अब देखो थोड़ा सा यहां से इसको कट कर दो, यहां से इसको कट कर दो और इसको मिला दो, मिटा दो ऊपर में, ठीक है। तो ये भी बराबर, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है तो ये दोनों बिल्कुल भी बराबर होगा, एकदम से बराबर होगा। इसलिए ये एक बना ट्रेपीजियम और एक आएगा आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। तो अगर किसी दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं किसी ट्रेपीजियम का, तो वो ट्रेपीजियम कहलाता है आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, ओके। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में बस ये ध्यान में रखना है कि जो नॉन पैरेलल अपोजिट साइड हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो कहलाते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ओके, जैसे हम एक बना लेते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ABCD, अगर यहाँ पे AD इक्वल CD हो जाए, सॉरी CB AD इक्वल CB हो जाए, ये और ये दोनों इक्वल हो जाए और ये दोनों पैरेलल हो, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम होगा। ओके, ये ट्रेपीजियम होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में।
अब जो हमारा अगला क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिनके दो अपोजिट साइड्स में दोनों पैरेलल हो और इक्वल हो, जैसे ए बी पैरेलल सी डी है, इसी के साथ इसी के जैसा ए डी पैरेलल सी बी, यानी ये दोनों भी क्या हो? पैरेलल हो। जैसे लिख सकते हैं हम लोग ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। इसके साथ साथ ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी, दोनों साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। तो वैसे जो क्वाड्रिलेटरल होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो कहलाएंगे पैरेललोग्राम। अब कहीं भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल देखो, अगर उसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, यानी ए बी सी डी पैरेलल है, ए डी बी सी पैरेलल है, ए बी सी डी इक्वल है, ए डी बी सी इक्वल है, तब उसे आप क्या कहोगे? आप उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहोगे। काम खत्म बस। हाँ, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियोस में एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, उनके अंदर की गहराइयों में जाएंगे और सब कुछ जानेंगे। ठीक है, ये पैरेललोग्राम था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है वो है रोम्बस। ध्यान से देखना आप रोम्बस को थोड़ा। पैरेललोग्राम को हमने देखा, अब रोम्बस को जानते हैं। देखो रोम्बस भी कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा, रोम्बस का भी। ए बी सी डी, क्या ये पैरेलल लग रहा है? हाँ, कुछ कुछ लग रहा है, देखते हैं। ए बी सी डी, यहां भी क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल सी बी। सर यही चीज तो इसमें भी हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ इनके जो ऑल साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए बी सी डी इक्वल बी सी ए डी, ये सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। रोम्बस और पैरेललोग्राम में बस एक फर्क है कि जो रोम्बस होंगे उनके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप कह सकते हो कि जितने भी रोम्बस हैं वो सारे के सारे पैरेललोग्राम हैं, जितने भी रोम्बस होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे। लेकिन हाँ, जितने भी पैरेललोग्राम है वो रोम्बस नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल बनाओ और यहां पे एक चीज बस ये जानना है कि इनके जो चार एंगल होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे, और जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके साथ साथ जो अपोजिट साइड्स होंगे ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल ए डी। अब चूंकि ये भी 90, ये भी 90 हो रहा है, ये भी 90, ये भी 90 हो रहा है, तो 90 प्लस 90 180 होता है। तो ये एक दो पैरेलल लाइन वाले प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। ये प्लस ये 180 होता था ना, तो ये प्लस ये 180, इसका मतलब ये और ये दोनों पैरेलल होगा, इसके साथ साथ ये दोनों भी पैरेलल होगा। तो एक रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी होते हैं। एडी पैरेलल बीसी। इसके अलावा इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो आप कह सकते हो कि एक रेक्टेंगल जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। बस फर्क यह है इसमें कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके हर एक एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है। बस ये फर्क है। पैरेललोग्राम में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, सारे एंगल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे बताया जा रहा है कि ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके बाद एक और हमारा बच गया है, वो है स्क्वायर। स्क्वायर को कहां बना लिया जाए, यहां पे बना लिया जाए स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल एक छोटा सा फिगर बनाते हैं स्क्वायर का, ए बी सी डी। स्क्वायर में भी
जितने भी एंगल होंगे सब 90 डिग्री 90 के बराबर होंगे। और इसके साथ यहाँ पे एक अलग से जोड़ना है एंगल D इक्वल 90 डिग्री। इसके साथ यहाँ पे ये बात है कि जितने भी साइड्स होंगे वो सारे साइड बराबर होंगे, ऑल साइड्स इक्वल होंगे। और साथ ही साथ ये भी जो ऑपोजिट होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। फिर से वही बात 90 90 180 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर होता है। हालांकि आप इन सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहले से भी जानते हैं। तो आज का मुझे लगता है कि आज जितने भी इस लेक्चर में जो भी बातें हुई उसमें ज़्यादातर बातें आप पहले से जानते थे। एक दो एग्जाम्पल हमने किया जो एंगल सम प्रॉपर्टी था उससे रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल का, तो ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों में से जानते होंगे। आगे जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं उसमें नई नई बातें सीखने को मिलेगा। पढ़ते रहें, ध्यान रखें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नोट कर ले आप इसे।